स्टूडेंट, बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत जब हमने महासागरीय धारा टॉपिक पढ़ा था जो पिछली वीडियो के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हमने महासागरीय धारा का अर्थ अध्ययन किया था कि महासागरीय धारा किसे कहते हैं, महासागरीय जल किन किन रूपों में गति करता है और इन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, इनका अध्ययन हम पिछली वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं। तो महासागरीय धारा यानी कि जब महासागरीय जल एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित राशि में आगे की ओर या एक निश्चित दिशा में गति करता है तो उसे हम महासागरीय धारा कहते हैं। अब महासागरीय धाराओं के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अंध महासागरीय धाराएं। इसे हम अटलांटिक महासागर की धारा या अंध महासागर की धारा भी कह सकते हैं। यानी कि अंध महासागर के अंतर्गत ये देखिए, यह हमारा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यह अफ्रीका है, यह यूरोप है और इनके बीच में एस के आकार में जो एक विशाल महासागर है, इस महासागर को हम अंध महासागर या अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। इस महासागरीय भाग में चलने वाली जो धाराएं होती हैं, उन धाराओं को हम अंध महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो देखिए, अंध महासागर में किस प्रकार से धाराओं की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार से महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में गति करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो विषुवत रेखा पर महासागरीय धाराओं की जो उत्पत्ति होती है उसका प्रमुख कारण है पृथ्वी का घूर्णन बल। कौन सा है? पृथ्वी का घूर्णन बल। जो हमारे देखिए 0 डिग्री आपको भूमध्य रेखा दिख रही है, इस भूमध्य रेखा के आसपास महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसे उत्तरी भागों में जब महासागरीय धारा की उत्पत्ति होती है तो इसका जो प्रमुख कारण है पृथ्वी का घूर्णन बल है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए विषुवत रेखीय जो जल है वो उस घूर्णन गति में साथ नहीं दे पाता है और इस घूर्णन गति में साथ नहीं दे पाने के कारण वह इसके विपरीत दिशा में गति करने लग जाता है और इससे धाराओं की उत्पत्ति होती है। और तो सबसे पहले विषुवत रेखा के आसपास में जो धाराओं की उत्पत्ति होती है उसे हम विषुवत रेखीय धारा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी भाग में विषुवत रेखा के उत्तर में मुख्य रूप से 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत उत्तरी विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति होती है और इसकी उत्पत्ति होती है अफ्रीका के पश्चिमी तट से। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति कहां से होती है? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा सबसे पहले उत्पत्ति हुई है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। यह मुख्य रूप से 0 से 10 डिग्री 0 से और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में प्रवाहित होती है और यह अफ्रीका के पश्चिम तट से आगे की ओर बढ़ती है। और किसके प्रभाव से बढ़ती है? व्यापारिक पवनों के प्रभाव से। व्यापारिक पवनें हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करती हैं। 2 प्रकार की पवनें होती हैं, 3 प्रकार की व्यापारिक पवनें होती है, दूसरी होती है हमारी, उन्हें कहते हैं हम पछुआ पवनें, और तीसरी जो ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है उन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है उन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय पवन। तो जो हमारी विषुवत रेखा पर जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो धाराएं चल रही हैं, यह मुख्य रूप से व्यापारिक पवनों के प्रभाव से अफ्रीका के पश्चिम तट से चलती है और यह धारा मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से आकर के टकराती है। किससे टकराती है? दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से। और जब ये धाराएं किसी भी स्थल से टकराती हैं, तो इनकी दिशा में परिवर्तन होने लगता है और यह धारा एक भाग इसका उत्तर की ओर मुड़ जाता है, एक भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो देखिए, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा के बारे में हमने अध्ययन किया। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह अफ्रीका के पश्चिम तट से चलती है और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट आकर टकराती है और 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें एक उत्तर की ओर चली जाती है और एक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अब उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जब उत्तर की ओर मुड़ती है तो यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह, कैरेबियन सागर और फ्लोरिडो जलडमरू, ये छोटे छोटे हेटेरा द्वीप, ये छोटे छोटे द्वीप हैं,
इनसे लेकर के यह दक्षिण अमेरिका के जब तट से टकराती है तो ये कैरिबियन सागर से लेकर के और ग्रांड बैंक तक एक विशाल धारा के रूप में जाती है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। यह मुख्य रूप से इस खाड़ी क्षेत्र में पहुंचती है, तो यहाँ कैरिबियन सागर के पास में इसे एंटलीज धारा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एंटलीज धारा के नाम से। और जब यह कैरिबियन सागर से फ्लोरिडो जलडंगू पर पहुंचती है तो इसे यहाँ पर हम फ्लोरिडो की धारा के नाम से जानते हैं, फ्लोरिडो की धारा। और ये फ्लोरिडो की धारा यहाँ हैटरस द्वीप तक पहुंचती है। फ्लोरिडो की जो धारा है वो हैटरस द्वीप से पहुंचती है और यहाँ मैक्सिको की खाड़ी से एंटलीज और फ्लोरिडो की दोनों जलधाराओं का विशाल जल लेकर के आगे की ओर बढ़ती है और आगे जाकर के इस जलधारा का नाम पड़ता है गल्फ स्ट्रीम की धारा। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? विशाल जल राशि। और इसका नाम क्योंकि यहाँ विशाल जल राशि उत्तरी विषुवत रेखीय धारा एंटलीज और फ्लोरिडो की धारा के रूप में जब इसका विशाल जल हो जाता है तो आगे की ओर बढ़ती है और इसे हम गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से जानते हैं। इस धारा की खोज सबसे पहले 1513 में पोर्स डी लियोन नामक विद्वान ने की थी। किसने की थी? पोर्स डी लियोन नामक विद्वान ने इस गल्फ स्ट्रीम धारा की सबसे पहले खोज की थी। और एक बात और ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर जो विषुवत रेखा से धाराएं चलती हैं वो धाराएं होती है गर्म, और जो ध्रुवीय क्षेत्रों से धाराएं चलती हैं वो होती है ठंडी। ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली जो धाराएं होती है वो कैसी होती है? धाराएं दो प्रकार की होती है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। जो हमारी ध्रुवीय क्षेत्रों से जलधारा जितनी भी आएंगी वो ठंडी जलधारा होंगी, और जो विषुवत रेखीय क्षेत्र से चलेंगी वो जलधारा होंगी गर्म जलधारा। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा एंटलीज धारा कैरिबियन सागर के पास में, फ्लोरिडो जलडंगू के पास में फ्लोरिडो की धारा, और ये हैटरस अंतरिक्ष तक जाती है। फिर हैटरस अंतरिक्ष से लेकर के और यह न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक पहुंचती है। और इस जलधारा को, इस विशाल जलधारा को हम गल्फ स्ट्रीम की जलधारा के नाम से जानते हैं। इस जलधारा की खोज सबसे पहले 1513 में पोर्स डी लियोन नामक विद्वान ने की थी। इसके बाद यह यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास पहुंच जाती है। इसके बाद यहाँ से एक बैफिन की खाड़ी से एक ठंडी जलधारा आती है और इस जलधारा का नाम है लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर। इस लेब्राडोर की जलधारा का जल न्यू फाउंडलैंड के पास, यहाँ से तो ये गर्म जलधारा जा रही है और ये है हमारी ठंडी जलधारा। जब गर्म और ठंडी जलधारा दोनों ही आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर मत्स्य पालन का क्षेत्र विकसित हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं विकसित होती हैं, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आकर मिलती हैं, वो क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए अनुकूल माना जाता है। यहाँ पर ग्रांड बैंक की स्थापना की गई है। जो मत्स्य पालन का प्रमुख क्षेत्र ग्रांड बैंक, उसकी स्थापना की है। और यह मत्स्य पालन क्योंकि गर्म जलधारा है वो मछलियों के लिए प्लैंकटन लेकर जाता है, और ठंडी जलधारा के साथ में कुछ मछलियां यहाँ तक आ जाती हैं, और इसलिए ये मत्स्य पालन का क्षेत्र विकसित हो जाता है और यहाँ मत्स्य पालन व्यवसाय किया जाता है। इसीलिए यह क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त माना जाता है। और जब दोनों ही जलधाराएं आपस में मिल गई, ठंडी और गर्म जलधारा दोनों आपस में मिलने के बाद में यहाँ पछुआ पवनों के प्रभाव से ये आगे की ओर गति करते हैं। पछुआ पवन जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, व्यापारिक पवन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। व्यापारिक पछुआ पवनों के प्रभाव से इनकी दिशा किधर हो जाती है? इनकी दिशा पूर्व दिशा की ओर हो जाती है। इसे कहते हैं हम उत्तरी एटलांटिक प्रवाह। उत्तरी एटलांटिक प्रवाह। प्रवाह का मतलब मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। प्रवाह जब सागरीय जल पवन वेग से प्रवाहित होकर के आगे की ओर गति करता है तो उसे हम प्रवाह कहते हैं। और यहाँ पछुआ पवनों के प्रभाव से ये जल आगे की ओर गति कर रहा है, इसलिए इसे उत्तरी एटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। उत्तरी एटलांटिक प्रवाह भी फिर कई शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा तो इसकी ग्रीनलैंड की तरफ चली जाती है, इसे पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा के नाम से जानते हैं। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। इसके बाद में इसका एक भाग यहाँ पर नार्वे से टकराता है और नार्वे के पास में जाकर के इसे इरमिंजर की धारा के नाम से जानते हैं। इरमिंजर की धारा के नाम से। इसके बाद में यहाँ पर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण में यहाँ पर फ्रांस में बिस्के की खाड़ी के पास में
इसे रेनेर धारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? रेनेर धारा के नाम से। इसके बाद में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और यहाँ पर मुख्य रूप से अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आकर इसे कनारी की धारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कनारी धारा। और आगे चल करके यह उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा में मिल जाती है। आगे चल करके यह उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा में मिल जाती है। इस प्रकार से उत्तरी विषुवत-रेखीय जो धाराएं हैं उनका चक्र इस प्रकार से चलता है। सबसे पहले तो देखिए अफ्रीका के पश्चिम तट से प्रवाहित होती है और दक्षिण अमेरिका के तट से टकराती है और टकराने के बाद में एंटली धारा के नाम से जानी जाती है। एक भाग ऊपर एक भाग नीचे की ओर चला जाता है, इसे एंटली धारा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में यह फ्लोरिडो जलडमरू के पास में फ्लोरिडो की धारा के नाम से जानी जाती है। फ्लोरिडो धारा के बाद में यह आगे चल करके न्यूफाउंडलैंड तक पहुंचती है और इसे एक विशाल जलराशि के रूप में आगे की ओर बढ़ती है। इसे हम गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से जानते हैं। और जब गल्फ स्ट्रीम की धारा और उत्तर से आने वाली ठंडी लेब्राडोर की धारा आपस में मिलती है तो यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड में ग्रांड बैंक की स्थापना की गई है और यहाँ मत्स्य पालन का क्षेत्र विकसित किया गया। फिर पश्चिमी पवनों के प्रभाव से ये आगे की ओर बढ़ते हैं। इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है, जिसका एक भाग पूर्वी ग्रीनलैंड की तरफ चला जाता है दक्षिण में, जिसे पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा के नाम से जानते हैं। एक भाग नॉर्वे से टकराता है, नॉर्वेजियन सागर से, जिसे इरमिंजर की धारा के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से गर्म जल धारा है। इसके बाद में यह फ्रांस में बिस्के की खाड़ी में रेनेर की धारा के नाम से जानी जाती है और फिर नीचे की ओर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह दक्षिण में मुड़ जाता है। इसे यहाँ अफ्रीका के तट पर कनारी की धारा के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से ठंडी जल धारा है। कैसी जल धारा है? ठंडी जल धारा। इस प्रकार से एक चक्र प्रवाहित होता रहता है और यहाँ पर एक सागर है। यहाँ पर मुख्य रूप से कोई परिवर्तन इन धाराओं का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। यहाँ सारगैसो सागर है। यहाँ पर मुख्य रूप से छोटी छोटी घास उगाती है अनुकूल जलवायु के कारण। यहाँ छोटी छोटी यहाँ पर जलवायु का प्रभाव के कारण यहाँ छोटी छोटी घास उगाती है और यहाँ पर नजदीक में ही सारगैसो सागर है। इसीलिए इस घास को सारगैसो घास या सारगैसम घास के नाम से जाना जाता है। इसका नाम मुख्य रूप से पुर्तगाली भाषा की जो पुर्तगाली भाषा में घास को सारगैसम कहते हैं उसके आधार पर इसका नाम पड़ा है। यहाँ पर सारगैसो सागर पर इन धाराओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बिल्कुल शांत क्षेत्र रहता है। कैसा क्षेत्र रहता है? शांत क्षेत्र। और शांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर छोटी छोटी घास उगाती है और उस घास को हम एक घास क्षेत्र है, इस घास को हम सारगैसोम घास के नाम से जानते हैं। यह हो गया आपका उत्तरी अंध महासागर की धाराएं। ये किसका अध्ययन किया है? उत्तरी अंध महासागर की धाराएं। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी अंध महासागर की धाराएं। इसी प्रकार से दक्षिणी अंध महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट से धाराओं की उत्पत्ति होती है और यह मुख्य रूप से जो दक्षिणी भाग में उत्पत्ति होती है वो 10 से 15 डिग्री अक्षांश के बीच में होती है और यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के तट से टकराती है और दक्षिण अमेरिका के तट से टकराने के कारण एक भाग उत्तर की ओर जाता है और इसका एक भाग नीचे की ओर आता है। अब देखिए उत्तर में उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा चल रही है और दक्षिण में दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा चल रही है, तो जो अतिरिक्त जल बच जाता है वो मुख्य रूप से पछुआ पवनों के प्रभाव से वापस अफ्रीका के तट की ओर वापस चलने लगता है। इसे हम प्रति विषुवत-रेखीय धारा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्रति विषुवत-रेखीय धारा। प्रति विषुवत-रेखीय धारा और यह है हमारी दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा। दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा। इस प्रकार से पुनः वापस जल जो अतिरिक्त जल है वो वापस बहने लगता है पछुआ पवन के प्रभाव से और पुनः अफ्रीका के तट की ओर जाने लगता है, जिसे हम प्रति विषुवत-रेखीय धारा के नाम से जानते हैं। और जब दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा का दक्षिणी भाग ब्राजील की ओर मुड़ता है यानी कि दक्षिण की ओर, तो यहाँ पर इसे ब्राजील धारा के नाम से जाना जाता है। ब्राजील धारा। और ब्राजील धारा मुख्य रूप से गर्म जल धारा है और यहाँ पर है हमारा एंटार्क्टिका महाद्वीप। इस एंटार्क्टिका महाद्वीप पर यहाँ पर स्थल का अभाव होने के कारण यहाँ से भी हवाएं तीव्र गति से उत्तर की ओर बढ़ने लगती हैं। इन धाराओं को ये ठंडी जल धारा है क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र से चल रही है, एंटार्क्टिका महाद्वीप से चल रही है, तो इसे हम फॉकलैंड की धारा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फॉकलैंड धारा। और जब गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा आपस में मिलती हैं तो यह विशाल जल राशि पछुआ पवन से प्रवाहित होकर के यह मुख्य रूप से आगे की ओर बढ़ने लगती है। इसे हम दक्षिणी
पछुआ प्रवाह कहते हैं, दक्षिणी पछुआ प्रवाह। और आगे की ओर गति करती है और गति करने के दौरान यह अफ्रीका तट से टकराती है और अफ्रीका तट से टकराने के बाद में इसकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है और यहाँ पर इसे मुख्य रूप से बेंगुला धारा के नाम से जाना जाता है। बेंगुला धारा आगे चल करके दक्षिणी विषुवतरीय जलधारा में मिल जाती है। इस प्रकार से एक चक्र चलता है। तो दक्षिण विषुवतरीय धारा सबसे पहले 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में अफ्रीका के पश्चिम तट से चलती है और दक्षिण अमेरिका में टकराती है और दक्षिण अमेरिका में टकराने के बाद में दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा उत्तर की ओर जाती है, एक धारा दक्षिण की ओर। जब यह धारा उत्तर की ओर जाती है तो उत्तर में भी उत्तरी विषुवतरीय जलधारा चल रही है, इसीलिए घनत्व के कारण और पछुआ पवनों के प्रभाव से अतिरिक्त जल वापस पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लग जाता है और जो दक्षिणी भाग में चलने वाली जो धारा है उसे हम ब्राजील के तट पर ब्राजील की धारा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एंटार्क्टिका महाद्वीप से एक ठंडी जलधारा चलती है जिसे हम फॉकलैंड की धारा के नाम से जानते हैं। और ब्राजील धारा और फॉकलैंड की धारा जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो एक विशाल जलराशि पवन वेग से प्रवाहित होकर आगे की ओर गति करती है जिसे हम दक्षिणी पछुआ प्रवाह कहते हैं, क्योंकि पछुआ पवनों से प्रभावित होकर आगे की ओर गति करती है। इसके बाद में यह अफ्रीका के तट से टकराती है और अफ्रीका तट से टकराने के बाद में इसकी एक शाखा तो इधर की ओर चली जाती है और एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पर अफ्रीका के पास में ही इसे बेंगुला की धारा के नाम से जाना जाता है और अंत में उत्तरी विषुवतरीय धारा में मिल जाती है।